Hello, this is Shruti Garg and I welcome you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter for class 10th that is the rise of nationalism in Europe. So let's begin with this class. In the previous section we already had studied about French Revolution. वो उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए, किस तरीके से नेपोलियन ने कंट्रोल करा फ्रांस को और किस तरीके से नेपोलियन ने कोड सिविल कोड का एस्टेब्लिश किया था. दैन वी हैड स्टडीड अबाउट कि किस तरीके से जो फ्रांस था उसमें जो या फिर जो भी आपकी कंट्रीज थी यूरोप की उसमें हैब्सबर्ग एम्पायर के थ्रू में समझा था कि हाउ पीपल लिविंग इन अ पैच वर्क और उस पैच वर्क से हमें किस तरह से उन्हें नेशनलिज्म डेवलप कराना था, किस तरह से उनमें कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करनी थी. बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि 19th सेंचुरी से पहले सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर था. सो 19th सेंचुरी से पहले अगर हम बात करें तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड थी. एक थे एरिस्टोक्रेट एंड अनदर वन इज द पीजेंट. एरिस्टोक्रेट कौन हुआ करते थे? जो हाई क्लास को बिलोंग करते थे, जो लैंड ऑनर हुआ करते थे. जबकि पीजेंट जो दूसरे की जमीन पर काम कर रहे हैं तो ये लो क्लास को बिलोंग करते थे. ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम थी. एरिस्टोक्रेट की पॉपुलेशन बहुत कम थी जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी थी, इनके पास राइट टू वोट था, ये पीजेंट के ऊपर रूल किया करते थे. जबकि जो पीजेंट है वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और इनके पास कोई राइट नहीं था. क्लियर? आफ्टर 19th सेंचुरी एक क्लास नई इमर्ज होती है जिसका नाम है न्यू मिडिल क्लास. इसके अंदर बिजनेसमैन, प्रोफेशनलिस्ट, बेसिकली बहुत ज्यादा एजुकेटेड पीपल भी इसके अंदर आते हैं और ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं लिबरलिज्म का. लिबरलिज्म होता है फ्रीडम. तो ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि किस तरीके से लिबरलिज्म सोसाइटी में आनी चाहिए फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अब जो लिबरलिज्म मीनिंग है, लिबरलिज्म वर्ड है, ये लिबर लैटिन वर्ड है लिबर जिससे बना है और इस वर्ड का मतलब होता है फ्रीडम. ठीक है, तो ये लिबरलिज्म वर्ड का मतलब हर एक ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लिया है. हर एक ने सोचा कि किस तरीके से हम मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी मेरी उससे चीज छीनी गई है, जो मेरे पास फ्रीडम नहीं है वो मुझे मिल जाए, दैट इज लिबरलिज्म. लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यू मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म का वर्ड का मीनिंग है फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर द लॉ. यानी कि हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होनी चाहिए और सभी लोग लॉ की नजर में बराबर होने चाहिए. पॉलिटिकली लिबरलिज्म वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि गवर्नमेंट आपकी इच्छा से बननी चाहिए. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर लिबरलिज्म वर्ड का मतलब था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी का एंड होना चाहिए, मोनार्की का एंड होना चाहिए, क्लैरिकल प्रिविलेजेस का एंड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि आप उसके पावर्स को लिमिट कर सके जो रूलर है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए बाय पार्लियामेंट. 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा, आपको याद हो इन क्लास 9th वी हैड स्टडीड अबाउट कि बाद में फ्रांस में सोशलिज्म एस्टैब्लिश हो गया था एंड एट द टाइम ऑफ सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का किसी को अधिकार नहीं था. नो वन हैज अ राइट टू हैव अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो ये रूल बन गया था. तो इस रूल को हटाना ही 19th सेंचुरी का मकसद था कि लिबरलिज्म का मतलब ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रखने का जो आपका लॉ है उसको हटा दिया जाए, ये लिबरलिज्म. क्लियर? अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी बिफोर द लॉ यूनिवर्सल सफरेज में डिफरेंस है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो होनी चाहिए लेकिन यूनिवर्सल सफरेज का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आए थे. जैसे कि इन क्लास 9th आपने स्टडी करा था कि जब नेशनल असेंबली बनाई गई थी तो नेशनल असेंबली में वोटिंग का अधिकार किस किस को मिला था? बहुत लिमिटेड मैन थे. 25 साल से उम्र ज्यादा हो, 3 दिन की वेज रेट पे कर सके और इसके अलावा वो प्रॉपर्टी ओरिएंटेड मैन हो. ओनली दोज पर्सन हैव द राइट टू वोट, यानी कि नॉन प्रॉपर्टी ओरिएंटेड मैन एंड वीमेन दे डिडंट हैव द राइट टू वोट. क्लियर? फिर उसके बाद जब जैकोबिन क्लब आता है तो जैकोबिन क्लब में सिर्फ इतना कहा गया कि चाहे प्रॉपर्टी ओरिएंटेड मैन हो चाहे नॉन प्रॉपर्टी ओरिएंटेड मैन हो, दोनों पर ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए. तो छोटे टाइम के लिए जब तक जैकोबिन पीरियड का वहां पर रूल रहा था उस वक्त प्रॉपर्टी ओरिएंटेड एंड नॉन प्रॉपर्टी ओरिएंटेड मैन हैव द राइट टू वोट, वीमेन स्टिल डिडंट हैव द राइट टू वोट. काफी टाइम तक स्ट्रगल चला था मैन का. मतलब जैकोबिन क्लब के बाद जब दोबारा नेपोलियन आया तो फिर से उनसे राइट वापस ले लिया गया. फिर से जो राइट है सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास रह गया नेपोलियन के टाइम पर. जो हमने पढ़ा भी था कि पॉलिटिकल राइट लोगों के पास नहीं था, इनकी वोटिंग राइट उनके पास नहीं था. फिर उसके बाद बहुत 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक भी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक भी लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें किसी तरीके से वोटिंग राइट मिल जाए. तो हमने पढ़ा था कि वीमेन्स को वोटिंग राइट 1940
1906 में मिला था। यानी कि आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल वीमेन गेट द राइट टू वोट। क्लियर? सो यूनिवर्सल सफरेज का प्रिंसिपल नहीं था। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? फिर उसके बाद हम कहते हैं इकोनॉमिक टर्म के बेसिस पर। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली जो लिबरलिज्म है उसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि ऐसा मार्केट जहां पर लेन देन ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लस कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए। जो भी स्टेट्स ने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, कस्टम ड्यूटीज लगा रखी हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए बाय विच इजिली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी टेकन प्लेस। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज बाय द वे ऑफ इकोनॉमिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हम सब जानते हैं कि 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास थी उसका मेन फोकस में सिर्फ यही था कि कैसे ही करके ये जो इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने, यानी कि जो मार्केट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ये रिमूव होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको मैंने अभी लास्ट क्लास में भी बताया था कि एट द टाइम ऑफ नेपोलियन से पहले की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर जो लोग थे वो पैच वर्क में रहा करते थे, यानी कि बहुत छोटे छोटे ग्रुप में रहा करते थे, और इतने ग्रुप में रहा करते थे कि अगर आप सबका मैप उठाकर देखें तो आपको लगेगा कि एक पेज के कम से कम 100 हिस्से कर दिए और उसको फिर जोड़ दिया है। इतने छोटे छोटे पैच वर्क में लोग रहा करते थे, और हर एक स्टेट की अपनी करेंसी हुआ करती थी। तो उन्होंने बोला कि वेट एंड मेजर हर एक के अलग अलग हुआ करते थे। तो नेपोलियन जब आए तो नेपोलियन ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यानी कि नेपोलियन ने जितनी भी स्टेट्स छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है उनको एक करके 39 में कन्वर्ट किया। ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो इतना हैक्टिक सा हो रहा है, इतना उलझा हुआ सा कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सुलझ सके, थोड़ा सा जो टेरिटरी है वो यूनाइट हो सके। ठीक है, जो टेरिटरी इतनी बटी हुई है, नेशन की जो टेरिटरी बटी हुई है, उनको एक किया जा सके। प्लस मैंने कहा वेट एंड मेजर अलग अलग थे, यानी कि हर एक कोई अपने अपने वेट अपने अपने मेजर के अकॉर्डिंग डीलिंग करता था मार्केट के अंदर। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर 1833 के अंदर अगर किसी पर्सन को हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना होता था तो उसे 11 कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, और हर कस्टम ड्यूटी पे 5% का कस्टम ड्यूटी आपकी लगती थी। तो यानी कि 55% की तो क्या हो गई आपकी कस्टम ड्यूटी ही हो गई। अब जो 55% की कस्टम ड्यूटी हुई तो हुई, चलो वो तो एक अलग बात है। प्लस सबके अलग अलग वेट एंड मेजर है। होता क्या था कि माना हैब्सबर्ग से किसी ने अपनी जर्नी शुरू करी, वहां पर उसका सारा सामान अनपैक होगा, अनपैक होने के बाद उसे मेजर किया जाएगा, उस पर 5% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, उसे दोबारा पैक किया जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते कुछ कदम चलते फिर से एक स्टेट आ गई, फिर से यही काम होगा, फिर से उसे अनपैक किया जाएगा, फिर उसे मेजर किया जाएगा, फिर उसे चेक किया जाएगा, फिर उसकी कस्टम ड्यूटी लगेगी, फिर उसे पैक करके फिर आगे भेजा जाएगा। ये काम 11 बार होता था। और यानी कि आप देखिए कितना तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, कितना जो है हैक्टिक प्रोसीजर है, कितना आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, प्रोडक्ट महंगा हो गया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि जो बार बार सामान पैक और अनपैक हो रहा है उससे वेस्टेज ऑफ जो गुड है वो भी बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि उन दिनों जो क्लोथ को मेजर करने का एक तरीका था, उसकी यूनिट थी एली, और एली का मेजरमेंट हर स्टेट में अलग अलग था। लाइक दे गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर टेक्सटाइल मटेरियल अगर आप फ्रैंकफर्ट से लें तो फ्रैंकफर्ट में एक एली में आपको 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ मिलेगा, लेकिन मेन्स में जाते हैं तो 55.1 सेंटीमीटर मिलता है। न्यूरेमबर्ग में जाते हैं तो एक एली में 65.6 सेंटीमीटर है, तो अगर हम फ्रेशबर्ग में जाते हैं तो वही 53.5 सेंटीमीटर है। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक कपड़े को अलग अलग मेजर किया जा रहा है और अगर वो भी क्लोथ अलग अलग स्टेट को मूव करेगा तो हर बार वो कपड़ा खुलेगा, हर बार उसको मेजर किया जाएगा, कितना तो कपड़ा खराब होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए लोग अब डीलिंग करने से बचते थे। दे थिंक दैट इतने झंझटों से, इतनी प्रॉब्लम से अच्छा है कि दैट वी शुड डील विद इन आवर लोकेलिटी ओनली। इसीलिए जो मिडिल क्लास है उसका मेजर एम्फेसिस था कि ये कॉमन वेट एंड मेजर होना चाहिए, और जो स्टेट्स हैं उनको कम करना चाहिए। उन स्टेट को कम कर दिया था किसने? नेपोलियन ने 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। ट्रेड बैरियर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो इन सब कामों के लिए कि भाई ट्रेड बैरियर्स रिमूव होने चाहिए, इसके अलावा कॉमन करेंसी होनी चाहिए, इन सब बात के लिए एक कस्टम यूनियन बनाई गई 1834 में, जिसका नाम रखा गया जॉलबेरी। जॉलबेरी ने क्या क्या काम करे कि जो ट्रेड बैरियर्स लग रहे थे उन्हें रिमूव कर दिया, ताकि पीपल, गुड्स और कैपिटल इजीली मूव कर सके फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर।
दूसरा, 30 करेंसी काम करती थी, 30 करेंसी को 2 करेंसी में कन्वर्ट किया गया, यानी कि 30 करेंसी एक कंट्री में काम कर रही है। जस्ट थिंक अबाउट द मैसीनेस ऑफ देयर कि कितनी ज्यादा मैसीनेस हो रही है कि 30 करेंसी काम कर रही है। तो जॉलबेरी ने 30 करेंसी को 2 करेंसी में कन्वर्ट किया और रेलवे को एक्सपेंड किया। एज यू ऑल नो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, ओनली देन द मार्केट विल फ्लोरिश। तो ये सब काम किए गए ताकि इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन लाया जा सके, इकोनॉमिक नेशनलिज्म डेवलप किया जा सके और लोगों में नेशनल के तरफ सेंटिमेंट्स डेवलप किए जा सके। क्लियर? सो इन दिस वी हैड स्टडीड अबाउट कि किस तरीके से लिबरलिज्म को स्प्रेड किया गया ऑल अराउंड द यूरोप। क्लियर? So this is all about today's class and have a nice day. I hope you all like the video. Thank you for watching the video.